If you are looking for a career opportunity in regulatory bodies, then NABARD Grade A is one of the best position to get respectable position in regulatory bodies as well as to grow substantially in your career progression. So in this video, I'm going to discuss about the NABARD Grade A examination. The complete details I will be giving you in this video, where we are going to discuss about the salary, syllabus, job profile, eligibility, exam pattern, cutoff. Then further, I will also be discuss about the recruitment cycle and the expected notification in 2026 as well as the expected number of vacancies. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start the discussion around the complete details of NABARD Grade A examination. So if you are someone who is targeting NABARD Grade A, or if you are someone who is planning to start the preparation for regulatory body, so guys, you can consider this position. This is one of the best position to get in the regulatory bodies. And before proceeding guys, do subscribe the channel, do give the like to the session itself. चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर. सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to know whether you are eligible for the exam or not. If yes, then in that case you can start the preparation. If no, then यहाँ पर आप इसको prepare ना करें, क्योंकि that will take your effort, your resources, your time, a lot of things, right? एलिजिबिलिटी की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी को हम दो क्राइटेरियाज में कवर करते हैं, एज एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी. एज एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी जो एज है वो बिटवीन 21 to 30 होना चाहिए अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. If you belong to the SC/ST category or OBC category or PWBD candidate, then in that case you have a relaxations. Like SC/ST candidates के लिए 5 years का रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 years का रिलैक्सेशन है, एंड जो पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए यहाँ पर 10 years का फॉर यूआर कैटेगरी. और अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो ही विल गेट 13 years ऑफ रिलैक्सेशन. और अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट यहाँ पे एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, सो ही विल गेट और शी विल गेट 15 years ऑफ रिलैक्सेशन, राइट. आगे बढ़ते हैं गाइस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहां पर बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं एस्पिरेंट्स को. तो यहां पर हम बात करने वाले हैं जनरल स्ट्रीम की, ठीक है. स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे जनरल स्ट्रीम की, ठीक है. तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर जनरल स्ट्रीम इज बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन with a minimum of 60% marks, and for SC/ST PWBD applicants it is 55% in aggregate. For example, अगर यहाँ पर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए. और अगर आप SC/ST PWBD कैंडिडेट है देन आपके पास भी बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है. लेकिन सपोज आपके पास बैचलर्स डिग्री तो है लेकिन जो मिनिमम मार्क्स वाला क्राइटेरिया वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप यूआर, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो. और अगर आप SC/ST PWBD कैटेगरी से हैं देन इन दैट केस 50% आपको मिनिमम मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना होगा इन द पोस्ट ग्रेजुएशन. या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन. या फिर आपने पीएचडी किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन. मतलब इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है देन इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन. एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपके लिए समझना जरूरी है, जहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट होता है. इट इज क्लियरली मेंशन, और ये जो नोटिफिकेशन जो डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, दे आर बेस्ड ऑन द 2025 नोटिफिकेशन, राइट. बात करें यहां पर तो कैंडिडेट मस्ट पोजेस द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन कट ऑफ डेट. तो जो भी कट ऑफ डेट रहेगी, कट ऑफ डेट हर साल चेंज होती है बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जा रहा है, उसके हिसाब से कट ऑफ डेट डिसाइड की जाती है. तो उस कट ऑफ डेट पर आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इनमें से कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. द रिजल्ट ऑफ फाइनल टर्म सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड एजुकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट. तो जो भी रिजल्ट है आपके फाइनल एग्जाम का, फाइनल सेमेस्टर का, फाइनल ईयर का, वो कट ऑफ डेट से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए. और अगर वो कट ऑफ डेट से पहले डिक्लेयर नहीं होता है देन इन दैट केस यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन. मतलब
कट ऑफ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और कट ऑफ डेट पे या उसके पहले आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना मैंडेटरी है फाइनल ईयर का। मतलब इनमें से किसी भी डिग्री के थ्रू आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इनका फाइनल रिजल्ट आपके कट ऑफ डेट के दिन या उससे पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए अगर आप उस ईयर का नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम देना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस पैटर्न की तरफ। एग्जाम का पैटर्न क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पैटर्न के थ्रू आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। पैटर्न की हम बात करें यहाँ पे, तो 3 फेजेस में एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके 8 कंपोनेंट्स होते हैं। यू कैन सी हियर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इनमें यहां पर बात करें तो टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, कंपोनेंट वाइज यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड है और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। दैट मेक्स द टोटल ऑफ 200, मतलब 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स एंड टाइम अलॉटेड विल बी 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। यू विल बी हैविंग 200 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे 2 सेक्शंस में इन कंपोनेंट्स को बाइफरकेट किया गया है। नंबर फर्स्ट इज मेरिट सेक्शन एंड नंबर सेकंड इज नॉन मेरिट सेक्शन। तो मेरिट सेक्शन में आपके 3 कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और जनरल अवेयरनेस। ये तीनों जो है ये मेरिट सेक्शन का पार्ट है एंड रिमेनिंग जो 5 कंपोनेंट्स है दे आर द पार्ट ऑफ नॉन मेरिट सेक्शन। इसका रेलेवेंस क्या है? इसका रेलेवेंस ये है कि जब यहां पे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन तो मार्क्स सिर्फ और सिर्फ मेरिट सेक्शन के ही कंसीडर किए जाते हैं। इट डजंट मीन कि आपको नॉन मेरिट सेक्शन के कट ऑफ क्लियर नहीं करने हैं, आपको कट ऑफ उसके भी क्लियर करने हैं, बट यहां पे आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरिट सेक्शन के मार्क्स को ही कंसीडर किया जाएगा। दिस इज क्लियरली रिटन हियर। यहां पे कैन सी क्वालिफाइंग सेक्शन, तो जो मैंने 5 कंपोनेंट्स बताए, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, दे आर द क्वालिफाइंग सेक्शन। आपको इनका भी कट ऑफ क्लियर तो करना पड़ेगा बट दे विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग of the candidates for the mains examination. Only merit section will be considered, which comprises 3 components: general awareness, economic and social issues and agriculture and rural development. ठीक है, it is clearly written here कि merit section के basis पर ही यहाँ पर mains examination के लिए short listing होती है। ऑल्सो यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और आपको यहाँ पे 2 प्रकार के कट ऑफ क्लियर करने पड़ेंगे। एक तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, जो हमने 8 सब्जेक्ट्स देखे हैं उनके अलग अलग इंडिविजुअल कट ऑफ, और साथ साथ में एक ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना रहेगा। ये इंडिविजुअल कट ऑफ कितना होता है या ओवरऑल कट ऑफ कितना होता है ये मैं आपके साथ अभी इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन कंप्राइजेस 2 पेपर्स, पेपर 1 जनरल इंग्लिश and paper 2 is a mixture of economic and social issues and agriculture and rural development. ठीक है, बात करें जनरल इंग्लिश की, so this is completely descriptive, 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। for that 90 minutes are given. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 3, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बात करें पेपर 2 की, ESI एंड ARD, तो यहां पे 50% इज ऑब्जेक्टिव एंड 50% इज डिस्क्रिप्टिव। तो यहां पे 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एंड फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट यू विल बी गिवन 30 मिनट्स का टाइम। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 30, राइट, मतलब 20 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 मार्क्स एंड यहाँ पे 10 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 1 मार्क्स, दैट मेक्स द टोटल ऑफ 50। तो ये 30 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। सिमिलरली 50 मार्क्स का ही आपका डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट होगा। फॉर दैट अगेन यू विल गेट 90 मिनट्स, जो आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के केस में मिल रहा था, सेम फॉर द डिस्क्रिप्टिव यू विल गेट 90 मिनट्स इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 10 मार्क्स and 2 questions will be of 15 marks and that again makes the total of 50। और ये टोटल 4 क्वेश्चंस आपको रहेंगे। 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, 2 क्वेश्चंस 10 मार्कर्स कैटेगरी में एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द 15 मार्कर्स कैटेगरी। सो if I conclude this, so you will be having total 200 marks का phase 2, 100 marks का paper 1, 100 marks का paper 2। for that you will be given 3 hours and 30 minutes का time। 3 hours 30 minutes के time में you have to attempt both paper, general English as well as ESI and ARD। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं
थर्ड फेज की तरफ, दैट इज इंटरव्यू। सो इंटरव्यू से पहले आपको यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ेगा विच इज एमसीक्यू बेस्ड, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है, इसके कोई अलग से मार्क्स नहीं होते, बट यस वी हैव टू क्वालिफाई इट। लेकिन इसके बाद जो इंटरव्यू होता है वो 50 मार्क्स का होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, दो कोई सेपरेट यहाँ पे कट ऑफ इंटरव्यू के लिए नहीं होता है, बट यहाँ पे जो मेरिट सेक्शन, सॉरी द मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स कंबाइन होते हैं, एंड देन मेरिट इज डिसाइडेड। आफ्टर दैट यू विल गेट टू नो वेदर यू गेट सिलेक्टेड और नॉट। कॉलिंग रेशियो की बात करें, सो मेंस एग्जामिनेशन के लिए जनरली 1:25 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 100 वैकेंसीज हैं तो 2500 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एंड इंटरव्यू के लिए यहाँ पे 1:3 के रेशियो में कॉल किया जाता है। फॉर एग्जांपल 100 वैकेंसीज हैं तो 300 कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, जिसमें से 2/3 विल बी एलिमिनेटेड एंड 1/3 विल बिकम फाइनली द नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। So this is about the pattern of the examination. Now, one of the most important factor that is salary and allowances. ठीक है भाई, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, कितनी सैलरी मिलेगी तो हमेशा ही हमारे लिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्टर होता है बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन। फर्स्ट वी सी कि अगर हम ये ऑफिसर एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, देन व्हाट सैलरी व्हाट अलाउंसेस विल गेट। सो यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। तो यहां पर सैलरी क्या मिलेगी आपको गाइज, यू कैन सी आपको यहां पर बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल बेसिक पे इज 44,500, डियरनेस अलाउंस इज अराउंड 35,000 रुपीज, LCA local compensatory allowance that will be around 2,200, grade allowance will be given at around 10,400, special allowance is 8,250 rupees, LCA again 500, LCA FA 1,780, special perquisite allowance will be given 3,700 rupees, SPSS will be given 148 rupees, learning allowance is 2,500 rupees, and special grade allowance is 2,652 रुपीज। ठीक है, ये आपको मंथली बेसिस पर ये जो अमाउंट है वो मिलने वाला है। टोटल जो है दैट इज 1,11,674 रुपीज, ये आपको मंथली बेसिस पर मिलेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, अलोंग विद दैट यू विल गेट सम अलाउंसेस अलग से। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एवरी मंथ यू विल गेट कन्वीनियंस पेट्रोल एक्सपेंडिचर का अलाउंस जो है दैट इज अराउंड 16,000 रुपीज, इक्विपमेंट अलाउंस अराउंड 1,200, हाउस होल्ड हेल्प अराउंड 6,500, नॉलेज अपडेशन अलाउंस 2,800, इंटरनेट का 2,500, रेसिडेंशियल टेलीफोन का अलाउंस 1,038, एंड दैट मेक्स द टोटल ऑफ 30,000 रुपीज। एडिशनली जो अमाउंट हमने यहां पर देखा था उसके एडिशनली आपको यहां पे 30,000 रुपीज एडिशनली यहां पर पे किया जाएगा। इफ यू आर अवेलिंग accommodation provided by NABARD, then in that case ये 25,000 आपको नहीं मिलेगा। If you do not avail the accommodation given by NABARD, then in that case you can get the house rent allowance of 25,000 rupees as well। एक और इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, अभी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड यहाँ पे 20% का यू कैन से यहाँ पर पे रिवीजन हुआ है फॉर द नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने उसको ऐड नहीं किया क्योंकि इफेक्ट में नहीं आया है। जब इफेक्ट में आएगा, कितना अमाउंट यहाँ पर बढ़ रहा है, कितने अलाउंसेस बढ़ रहे हैं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, बट यहाँ पे 20% का पे रिवीजन जो है वो यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया। तो ये जो आपको फिगर दिख रहे हैं ये भी 20% इसमें इंक्लूसिव नहीं है। उसके बाद जब होगा तो देन 20% से फर्दर आपकी जो सैलरी है या अलाउंसेस का अमाउंट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं गाइस, कुछ और भी पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको मिलते हैं, कुछ ईयरली बेसिस पर मिलते हैं, कुछ आपको 5 इयर्स में एक बार मिलते हैं, कुछ 2 इयर्स में एक बार मिलते हैं। लेकिन यहां पर मैंने उनकी ईयरली वैल्यू कंप्यूट कर ली है और उसे हम मंथली वैल्यू में भी ऐड करके देखेंगे ताकि एक एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल बुक ग्रांट इट इज 7,000 रुपीज ईयरली बेसिस पर, मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन 13,000 रुपीज, ब्रीफ केस अलाउंस 4,000 रुपीज ईयरली बेसिस पर, फर्नीचर का जो अलाउंस है दैट इज गिवन इन एवरी 5 इयर्स, दैट इज यहाँ पे 2,70,000 रुपीज आपको हर 5 इयर्स में मिलेंगे टू अपग्रेड योर फर्नीचर, जिसकी ईयरली वैल्यू हो जाती है 55,000 रुपीज। अभी आपको ईयरली टर्म्स में नहीं मिलेंगे, बट मैंने उसकी एवरेज में एक ईयरली वैल्यू कंप्यूट कर ली, राइट। स्पेक्टिकल अलाउंस गिवन एज 13,000 वंस इन 2 इयर्स, गिवन टू स्पाउस सेपरेटली ऑल्सो, सो 13,000 इसकी ईयरली वैल्यू हो गई। यहाँ पर लीव ईयर कंसेशन जो है वो 15,000 पर पर्सन मिलता है वंस इन 2 इयर्स फॉर मैक्सिमम ऑफ 4 डिपेंडेंट पीपल। ठीक है, तो यहां पर इसकी जो ईयरली वैल्यू हो गई दैट इज 30,000 रुपीज। और अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो ये जो अमाउंट है ये फर्दर हो जाता है 1,22,000 ईयरली बेसिस पर। ठीक है, तो गाइज ये तो बात हो गई कि आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, किस फ्रीक्वेंसी से मिलेंगे। लेकिन वन मोर इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज द डिडक्शंस पार्ट। डिडक्शंस भी तो है, आपको यहाँ पर सैलरी मिल रही है,
आप यहाँ पर अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं तो टैक्सेस भी तो पे करने पड़ेंगे और अदर भी तो यहाँ पर डिडक्शंस होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड एनपीएस, दैट इज अराउंड 10,000 रुपीज एवरी मंथ, बट आई डू नॉट कंसिडर इट एज अ डिडक्शन, दो आपकी सैलरी से डिडक्ट जरूर होगा बट दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं आपसे कि आपकी सैलरी से नबार्ड डिडक्ट नहीं करेगा बल्कि आप इतना अमाउंट अलग से इन्वेस्ट कर देंगे, तब तो आप उसे डिडक्शन नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, नबार्ड इज डिडक्टिंग बट नबार्ड उसको आपके एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहा है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से फ्यूचर आपके लिए एक यहाँ पे जो अमाउंट है वो रेडी हो रहा है, फ्यूचर आपके लिए एक लमसम अमाउंट जो है वो यहाँ पर कॉर्पस रेडी किया जा रहा है, ठीक है। पर ठीक है, वी आर कंसिडरिंग डिडक्शन बिकॉज एवरी मंथ आपकी सैलरी से डिडक्ट होने वाला है। देन मेडिकल प्रीमियम अराउंड 300 रुपीज पर मंथ, लाउंज सब्सक्रिप्शन 400 पर मंथ, इनकम टैक्स जो है वो अराउंड 7500 पर मंथ, प्रोफेशनल टैक्स जो कि ईयरली बेसिस पर 2500 रुपीज होता है, यू कैन से टू अराउंड 200 एवरी मंथ, एंड देन एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन 3200 पर मंथ। सो टोटल डिडक्शन की जो वैल्यू है दैट इज 21,324 ऑन मंथली बेसिस। तो मंथली बेसिस पर इतना अमाउंट जो है वो डिडक्ट होने वाला है। तो इन सबको अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा इस, तो कंक्लूजन के टाइम पर आप देख सकते हैं, अगर मैं बताऊं कि ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, सो 1,11,674 जो हमने यहाँ पर कंप्यूट किया था, देन जो आपको मंथली अलाउंसेस मिलने हैं अराउंड 30,000, देन यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस जो आपको, सपोज इफ यू आर नॉट अवेलिंग अकोमोडेशन देन यू विल गेट हाउस अलाउंस ऑल्सो, एंड देन ये जो हमारे ईयरली बेसिस पर 2 ईयर्स में 5 ईयर्स में जो अलाउंसेस मिल रहे हैं उनकी भी मैंने यहाँ पर मंथली वैल्यू ऑन एन एवरेज अमाउंट के लिए पता कर लिया है, सो दैट इज 10,000 रुपीज। सो इसका टोटल करें सो दैट मेक्स द टोटल ऑफ 1,76,690 रुपीज। ईयरली ग्रॉस सीटीसी की बात करें सो दैट इज 21,20,280 रुपीज। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर एज अ नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर गाइस, दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। लेकिन ये ग्रॉस सीटीसी है, नेट सीटीसी की बात करें तो वहां पर हम डिडक्शंस वाला अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 21,22,80 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2,56,000 जो डिडक्शंस का हमने लिस्ट देखा था, सो दैट मेक्स द टोटल ऑफ 18,64,392, and on a monthly basis that becomes around 1,55,000 rupees, and that's a very good amount, that's a very handsome amount to start your career with, right? So this is about the salary and allowances. Moving to the next segment, that is syllabus. अब जो सैलरी हमने डिस्कस किया है उस सैलरी को लेने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन, उसके लिए आपको सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। आइए सिलेबस डिस्कस करते हैं गाइस। सिलेबस की बात करें सो फेज 1 का सिलेबस तो डिफाइंड नहीं है, बट फॉर यू वी हैव डिकोडेड द सिलेबस, सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टेल यू अबाउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सो व्हाट ऑल टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर इन क्वांट सेक्शन, सो एचसीएफ एंड एलसीएम, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, time and distance, boats and stream, mixture and alligation, quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation and combination, probability, mensuration 2D and mensuration 3D. These all are the topics that you have to prepare in the quantitative aptitude section. बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, सो रीजनिंग एबिलिटी में these all topics you have to prepare: alphabetical and alphanumerical series, coding and decoding, syllogism, direction sense, inequality, ranking and order, blood relation, seating arrangement, puzzles, input output, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion, and data sufficiency. English section में all these topics you have to prepare: parts of speech, structure of sentence, subject verb agreement, nouns, pronouns, verbs, tenses, models, conditional sentences, prepositions, complex prepositions, conjunctions, articles, adjectives, determiners, adverbs, active passive, rearrangement, parajumbles, close test, reading comprehension, phrasal verbs, idioms and phrases, synonyms, antonyms, and वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, राइट। मूविंग अहेड, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में बढ़ते हैं, तो वहां पर यू हैव टू फोकस ऑन स्कीम्स, यू हैव टू फोकस ऑन रिपोर्ट्स, जहां पर आपकी एआरडी रिपोर्ट्स भी होंगी, एआरडी स्कीम्स भी होंगी, ठीक है, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स होती हैं। देन यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। देन ईएसआई एंड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, दैट इज एआरडी करंट अफेयर्स एंड ईएसआई करंट अफेयर्स, और जो जनरल करंट अफेयर्स होते हैं वो, तो यहां पर करंट अफेयर्स का कवरेज बहुत ज्यादा नहीं है, बट यस दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल बी आस्क्ड इन फेज 1 आल्सो, फेज 2 आल्सो, राइट। बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की, सो कंप्यूटर नॉलेज में यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस टॉपिक्स: कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी,
abbreviation and glossary, that is important terms related to computer. So these all topics you have to prepare under दिस कंपोनेंट। बात करते हैं यहां पर फेज 2 के सब्जेक्ट्स की, या फेज 1 में आपको ईएसआई भी है, फेज 2 में भी ईएसआई है, तो दिस इज कॉमन अक्रॉस फेज 1 एंड फेज 2। तो यहां पे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, अब नाउ टॉपिक्स आर वेरी वेल डिफाइंड। आपको देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा सिलेबस है ईएसआई का, गाइस सिलेबस बड़ा नहीं है, टॉपिक को बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया है, बहुत ज्यादा इन्होंने डिकोड कर दिया है, राइट। Like you can see, if I tell you about the economic and social issues, then nature of Indian economy, structural and institutional features, economic underdevelopment, opening up of the Indian economy, globalization, economic reforms in India, privatization, देखिए सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर दी, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि सिलेबस इज वेल डिफाइंड नाउ, सिलेबस जो है प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड है, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ सिलेबस है, ताकि आपको अलग से परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली पिक द टर्म, यू हैव टू सिंपली पिक द टॉपिक, और उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना रहेगा, ठीक है। लाइक यू कैन सी हियर पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिख दिया मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। वी नो वेरी वेल कि जब हम यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन वाला टॉपिक कवर करेंगे तो वहां पे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स भी कवर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी भी करेंगे, बट दे हैव डिकोडेड इट एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, जहां पे इन्होंने क्लियर कट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक मेंशन्ड हियर, और सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सोशल इश्यूज के टॉपिक भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एआरडी की तरफ बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ। तो दिस इज बाइफरकेटेड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर में भी अगेन सिलेबस इज वेरी वेल डिफाइंड, यू कैन सी कि यहाँ पे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्स, फार्मिंग एंड एग्री फार्म इंजीनियरिंग, देन प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। उसके पहले भी यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन्ड है, लाइक यू कैन से एग्रोनॉमी हो गया, देन क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है, मीटेरियोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, देन इंट्रोडक्शन टू पोल्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, इसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं एक एक करके। यहां पर जो आपको मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा अदर रेगुलेटरी बॉडी से, वो आपको रूरल डेवलपमेंट या एआरडी वाला ही सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बाकी क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, वो कहीं ना कहीं आप दूसरे एग्जाम्स में भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो दिस इज द सिलेबस पार्ट गाइज विच यू हैव टू प्रिपेयर हियर। यहाँ आपको यहाँ पे डिटेल में प्रिपेयर करना है, डिटेल टॉपिक्स आर मेंशन्ड हियर। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की तरफ। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ऐसे राइटिंग विल बी देयर, प्रेसी राइटिंग विल बी देयर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस आपसे, दैट इज लेटर राइटिंग। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाले कंपोनेंट में पूछे जाते हैं। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज नेक्स्ट सेगमेंट इज कट ऑफ, कि कट ऑफ कितना होना चाहिए। देखिए कट ऑफ हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कट ऑफ आपको ये बताता है कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जब तक हमारा टारगेट डिसाइडेड नहीं है तब तक हम यहाँ पर अगर आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज अ डायरेक्शन लेस, ठीक है। वो डायरेक्शन लेस हमारा मूवमेंट होगा। अगर हमारा टारगेट डिसाइडेड है देन इन दैट केस यहाँ पर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा सही डायरेक्शन में चलना। कितना चलना है, ठीक है, कितनी डेप्थ में जाना है, यू विल गेट टू नो। अगर टारगेट नहीं पता है तो फिर आप तो बिल्कुल डायरेक्शन लेस होकर कहीं भी चलते रहेंगे, ठीक है। तो कट ऑफ की बात करते हैं, सबसे पहले फेज 1 की कट ऑफ की बात करते हैं। सो फेज 1 में ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 2025 का डेटा भी नहीं है हमारे पास। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 21, 22, 23, 24 में यू कैन सी कट ऑफ इज अराउंड 50 मार्क्स, ठीक है। 50 मार्क्स के आसपास कट ऑफ है। 24 में इट वाज 47, 23 में इट वाज 46, 2022 में इट वाज 41, 2021 में इट वाज 53.5। तो एक्सेप्ट 2021 जहां पर पेपर थोड़ा सा यू कैन सी मॉडरेट लेवल का था, उसके बाद आप देख सकते हैं जो अब ट्रेंड रहा है यहाँ पर नबार्ड का, वहां पर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, और जो कट ऑफ है वो आपका 50 से कम ही होती है, 45 के अराउंड होती है, ठीक है। तो इस साल भी इट इज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे जो कट ऑफ है दैट कैन बी अराउंड यू कैन से 47 मार्क्स, प्लस माइनस 2 मार्क्स हमेशा ही यहाँ पर रहता है, प्लस माइनस 2 मार्क्स, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 49 तक जा सकता है। राइट नाउ वी डू नॉट हैव द नंबर्स। बात करें यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट वाइज कट ऑफ की, बिकॉज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर आपको सेपरेट सेक्शन कट ऑफ भी क्लियर करने पड़ेंगे और साथ में ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। सो वी हैव सीन द ओवरऑल कट ऑफ। नाउ इफ आई टेल यू अबाउट द सेक्शनल कट ऑफ, सो यू कैन सी जनरल अवेयरनेस में across all the year maximum it has been 3.25 marks, ठीक है। maximum 3.25 marks रहा है out of 20। 20 is the maximum mark for general awareness, 3.25 marks maximum रहा है। इंग्लिश की बात करें so previous 4-5 years में maximum it is 12.5 marks। क्वांट की बात करें so maximum it is 4.5 marks in the previous 3-4 years। रीजनिंग की बात करें so out of 20 maximum it has been 3.75 marks। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें सो मैक्सिमम इट हैज बीन 5.5 मार्क्स आउट ऑफ 20। डीएम की बात करें सो मैक्सिमम इट हैज बीन 2 मार्क्स इन 2024। ईएसआई की बात करें सो मैक्सिमम इट हैज बीन 4.5 मार्क्स।
ठीक है। एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करें, सो मैक्सिमम इट हैज बीन 6.75 मार्क्स इन 2022। तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स भी हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं कंपोनेंट वाइज। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है, यू कैन सी, क्या 20 मार्क्स में से आप 3.25 मार्क्स नहीं ला सकते हैं क्या? 30 मार्क्स वाले इंग्लिश कंपोनेंट में क्या आप यहाँ पे 12.5 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं क्या? क्या आप क्वांट के सेक्शन में 4.5 मार्क्स आउट ऑफ 20 नहीं स्कोर कर सकते हैं? रीजनिंग में आउट ऑफ 20 कांट यू स्कोर 3.75 मार्क्स? कंप्यूटर नॉलेज में आउट ऑफ 20 कांट यू स्कोर 5.5 मार्क्स? एंड विच इज द हाईएस्ट, उसके अलावा यू कैन सी अराउंड 3 मार्क्स के आसपास रहा है। डीएम में कांट यू स्कोर 2 मार्क्स और 1.5 मार्क्स? ईएसआई में आउट ऑफ 40 कांट यू स्कोर 4.5 मार्क्स? एआरडी में आउट ऑफ 40 कांट यू स्कोर 6.75 मार्क्स? यू कैन। देन प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है स्ट्रेटजी पार्ट में, ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी सही नहीं है, हम स्ट्रेटजी सही नहीं बना रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, पेपर इजी है, ठीक है, पेपर इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बट यू कैन सी कि यहां पर प्रॉब्लम कहां जा रही है। प्रॉब्लम ये जा रही है कि हमारी राइट स्ट्रैटेजी नहीं है, हमारी अप्रोच सही नहीं है। अगर आपने उस अप्रोच को सही कर लिया, देन इन दैट केस आप आराम से सेक्शनल कट ऑफ भी और ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही क्लियर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द फेज 2 एंड फाइनल कट ऑफ यहां पे बात करें, तो फेज 2 की बात करें, सो यू कैन सी 2023 में इट हैज बीन 128.5 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक है, जो हमने देखा था पेपर 1 पेपर 2। सिमिलरली यहां पर 126.75 मार्क्स इन 2024 आउट ऑफ 200, मतलब आप देखेंगे, सो दैट इज अराउंड यू कैन से 130 मार्क्स के आसपास यहां पर जो आपका कट ऑफ है वो रह रहा है फॉर द फेज 2 आउट ऑफ 200, ठीक है। लेकिन आपका जो टारगेट है वो इतना नहीं होना चाहिए। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि आप फाइनल कट ऑफ एक बार देखिए, आपका जो इंटरव्यू है वो 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, राइट। कंसीडर दिस फैक्ट कि आपका जो इंटरव्यू है वो 50 मार्क्स का होता है। अब यहां पर 2023 में यू सी फाइनल कट ऑफ इज 172.75, 2024 में इट हैज बीन 168, मतलब अराउंड ऑन एन एवरेज 170 मार्क्स का कट ऑफ है, ठीक है। अब अगर आपका टारगेट है कि यार मुझे यहां पर 130 मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है, इन द फेज 2, तो 130 मार्क्स लाकर आप फेज 2 का कट ऑफ तो क्लियर कर सकते हैं, राइट, बेस्ड ऑन द प्रीवियस 2 इयर्स ट्रेंड। आप यहां पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट भी हो सकते हैं। देन प्रॉब्लम कहां पर आएगी कि फिर आउट ऑफ 50 मार्क्स जो आपके इंटरव्यू हैं वहां पर आपको 40 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, एंड दैट विल बिकम अ ग्रेट बर्डन फॉर यू, दैट विल बिकम अ बिगेस्ट बर्डन फॉर यू, कि आउट ऑफ 50 आपको यहां पर 40 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिकम नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। इसीलिए व्हाट आई एम सेइंग हियर कि डू नॉट फोकस ऑन दीस कट ऑफ्स। ये तो वो उनके नंबर है, सबसे लास्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुआ था, ये उनके नंबर है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आपका जो टारगेट होना चाहिए, योर टारगेट शुड बी अराउंड 150 मार्क्स। आपका टारगेट होना चाहिए 150 मार्क्स मुझे यहां पर स्कोर करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है, आपका टारगेट मैं बोल रहा हूं। तो क्योंकि यहां पे देखिए इन द फेज 2 आपको सिलेबस पता है, फेज 2 में आपकी कमांड है, आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे, आपको पता है किस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं, आप वहां पे स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में आप यहां पे आपका कंट्रोल नहीं है। इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग आपके फेवर में भी जा सकता है और आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है, राइट। तो जिस चीज पर आपकी कंट्रोल नहीं है उस पर डिपेंडेंसी भी हमें कम रखना चाहिए, जिस पर हमारा कंट्रोल है, जिस पर हम कमांड कर सकते हैं, उस पर आपको डिपेंडेंसी ज्यादा रखनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 150 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा हायर साइड है, बट यस अगर आप 150 का टारगेट रखते हैं तो आपके लिए जो बर्डन है वो बहुत कम हो जाएगा। फिर आपको हार्डली यहाँ पे 20 से 25 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 50 इन द इंटरव्यू, एंड दैट विल बिकम अ सेफ स्कोर फॉर यू। आपके लिए बहुत ही इजी डुएबल टास्क हो जाएगा, क्योंकि 20-25 मार्क्स आउट ऑफ 50 तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। सो दिस शुड बी योर टारगेट हियर, गॉट इट। चलिए मूविंग अहेड बात करते हैं एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज की, कि यहां पे नोटिफिकेशन कब आ सकता है 2026 का, ठीक है। 2025 का साइकिल तो यहां पर ऑलमोस्ट अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि फेज 2 एग्जाम हो चुका है, नाउ इंटरव्यू स्टार्ट होंगे अभी रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। बट यहां पर अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब यहां पर 2026 के लिए अगर प्रेपरेशन करनी है तो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन कब तक है, उससे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखेंगे आप 2021 ऑनवर्ड्स, 2021 में नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, फेज 1 सितंबर में एंड फेज 2 नवंबर में। 2022 में यू कैन सी अगेन जुलाई, फेज 1 सितंबर में, फेज 2 अक्टूबर में। 2023 में इट वाज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, फेज 1 अक्टूबर में एंड फेज 2 नवंबर में। 24 में नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त, दैट इज 1 अगस्त ओनली, राइट। तो और फेज 1 जो हुआ दैट इज सितंबर और यहां पर अक्टूबर। तो अगर आप यहां पे एक ट्रेंड देखेंगे, सो जो नोटिफिकेशन है यहां पर कोशिश ये होती है नाबार्ड की कि जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई
और अगस्त में रिलीज कर दी जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सितंबर में, बट ये 1 सितंबर को ही रिलीज कर दिया गया था। सो आप पूरा सितंबर तो अभी इसके बाद खाली था। ठीक है, लेकिन अगर आप फेज 1 देखेंगे तो फेज 1 यहाँ पे सितंबर से अक्टूबर मंथ में ही रखने की कोशिश की जाती है, एंड फेज 2 जो है वो यहाँ पे अक्टूबर से नवंबर मंथ में ही करने की जो पूरी कोशिश होती है नाबार्ड की, राइट। विच मींस अभी यहाँ पे 2024 तक की हमने बात की है। 25 की बात करें सो दैट इज एन एक्सेप्शन, जहां पर नोटिफिकेशन डेफिनेटली डिले हुआ था, नवंबर में रिलीज किया गया था, जिसकी वजह से फेज 1 दिसंबर में हुआ, लेकिन फेज 2 जनवरी में हुआ। ठीक है, तो 2026 में नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है गाइस? अगर आप यहाँ पे नॉर्मल साइकिल की बात करेंगे, नबार्ड के नॉर्मल साइकिल की बात करेंगे, सो गाइस वो आपका जुलाई से अगस्त ही है। ठीक है, नॉर्मल साइकिल जो नबार्ड का है वो जुलाई से अगस्त का, ये नोटिफिकेशन रिलीज करने का, एंड सितंबर मंथ में फेज 1 करने का, एंड फेज 2 से अक्टूबर मंथ में। सो हम तो यही कंसिडर कर रहे हैं कि 2026 में अपने नॉर्मल साइकिल में ही नबार्ड का नोटिफिकेशन जो है दैट वुड बी रिलीज, दैट इज अराउंड मिड जुलाई से अगस्त फर्स्ट वीक में, एंड फेज 1 सितंबर एंड फेज 2 अक्टूबर, राइट। सो दिस कैन बी द मंथ of expected notification. Now question is कि number of vacancies कितनी हो सकती हैं? So again if you see previous year trend, 2020 में 69 vacancies were released, 21 में 74, 22 में 80 vacancies, 23 में 77 vacancies, 24 में 50 vacancies, 2025 में 85 vacancies. So you can see आपकी जो वैकेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट यू कैन सी 75 से 80 के अराउंड रहती हैं, एक्सेप्ट द ईयर 2024, राइट। सो अगेन कंसीडरिंग द सेम ट्रेंड वी आर कंसीडरिंग कि 2026 में 80 प्लस वैकेंसीज वुड बी रिलीज्ड, 80 प्लस वैकेंसीज जो है वो रिलीज की जाएंगी। दिस इज वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर 2026 एग्जामिनेशन, एंड दैट इज अ वेरी गुड नंबर। इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, 80 वैकेंसीज के आसपास रहती है। ठीक है, इससे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज रिक्रूटमेंट साइकिल, कि इसका रिक्रूटमेंट साइकिल कैसा होता है, किस तरीके से यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है, कितने किस टाइम पर कितने कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो हियर इज द कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल। सबसे पहले न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, शॉर्ट ब्रीफ नोटिफिकेशन। उसके 7 डेज के अंदर यू विल सी नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, नाबार्ड की वेबसाइट में। देन 20 डेज तक यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो चलता है। वेबसाइट में नोटिफिकेशन आने के बाद 20 डेज तक पूरा फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो चलता है। उसके बाद 40 डेज, अराउंड 40 डेज के बाद यहाँ पर फेज 1 के एडमिट कार्ड रिलीज किए जाते हैं, एंड उसके 7 डेज के बाद अराउंड फेज 1 का जो एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, यू कैन सी हियर, मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं कि जब वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आता है उसके लगभग 60 टू 65 डेज के बीच में फेज 1 का जो एग्जाम है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि हर बार ऐसा रहेगा, बट वी आर डिस्कसिंग ऑन एन एवरेज बेसिस 60 टू 65 डेज का टाइम आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन वेबसाइट में आने पर, और आपका जो फाइनल यहाँ पर फेज 1 कंडक्ट होगा उसमें। ठीक है, उसके बाद अराउंड 25 डेज के बाद आपका फेज 1 का रिजल्ट जो है दैट विल बी डिक्लेयर्ड। उसके अराउंड 25 डेज के बाद फेज 2 का जो एग्जाम है वो यहाँ पर यू कैन सी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ये टाइम बहुत कम होता है फेज 1 फेज 2 के बीच में, बट ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं। देन उसके फेज 2 एग्जाम के 40 डेज के बाद यू कैन एक्सपेक्ट द फेज 2 रिजल्ट, कि यहाँ पर फेज 2 रिजल्ट होगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अराउंड 45 डेज के बाद जब फाइनल रिजल्ट फेज 2 का रिजल्ट आता है, उसके बाद 45 डेज के बाद अराउंड इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि अराउंड 20 टू 25 डेज चलता है, एंड देन फाइनल रिजल्ट एंड कट ऑफ जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद 30 टू 45 डेज आर टेकन बाय द नाबार्ड फॉर ज्वाइनिंग टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए फाइनल रिजल्ट के बाद अराउंड 1 से 1.5 मंथ का टाइम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। So guys, this is all with respect to this video. I hope you got the information. I hope you get to know each and everything about the NABARD grade A examination. So if you're a serious student, then guys, all this information which we have discussed in this video, they all are very fruitful for you to start the preparation of NABARD grade A examination. And प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए गाइज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, मल्टीपल बुक्स आपको यहाँ पर अरेंज करनी पड़ेंगी, मल्टी सोर्स फिल्टरिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक कोई पर्टिकुलर बुक नहीं मिल पाएगी, राइट। सो दैट इज वाई इफ यू ज्वाइन अवर सुपर पैक, तो सुपर पैक में आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, कंप्लीट हैंड होल्डिंग विल बी प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ सुपर पैक। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, कि यहां पर सुपर पैक के थ्रू सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड की प्रिपरेशन आप नहीं करेंगे, साथ में आप आरबीआई, सेबी, पीएफआरडी, सिडबी, आईएफएससी, आईआरडीआई की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, बिकॉज हियर
10 प्लस एग्जाम्स वुड बी कवर्ड इन द सुपर पैक। मतलब अब आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेज अवेल नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली यहां पर सुपर पैक के थ्रू 10 प्लस एग्जाम की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर सकते हैं। गॉट इट। लेकिन साथ साथ में अगर यहां पर आप आरबीआई सोच रहा है कि मैं आरबीआई ही दूंगा, मैं नबार्ड नहीं दूंगा, देन फॉर दैट वी हैव अ डेडिकेटेड ऑफिसर्स बैच। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे आरबीआई के साथ अलग और एग्जाम भी देना चाहते हैं लाइक नबार्ड से भी, देन गो फॉर द सुपर पैक। वहां पे आपको 10 प्लस कोर्सेज मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की तैयारी करना चाहते हैं, देन गो फॉर द ऑफिसर्स बैच। यहाँ पर भी आपको सारी चीजें मिलेंगी। सो एज अ पार्ट ऑफ कोर्स यू विल गेट द क्लासेस, यू विल गेट द नोट्स, यू विल गेट द एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, 1-to-1 मेंटोरशिप। जब भी आपको लगता है कि मेंटोर के साथ कनेक्ट करना है, आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपको कोई चीज समझनी है, यू कैन कनेक्ट विद द मेंटोर। 1-to-1 mentorship facility is also provided here, and along with that you will have the foundation batch access of RBI grade B 2020 24-25 का जो फाउंडेशन बेस था उसका भी एक्सेस आपको एडिशनली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। सो कंप्लीट हैंड होल्डिंग स्टार्टिंग फ्रॉम फेज 1 टिल योर सिलेक्शन विल बी प्रोवाइडेड हियर। एंड गाइस यहाँ पे द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने प्रोवाइड किया हुआ है आपको। आप वहां पे जाकर दोनों के ही कोर्सेज देख सकते हैं, चाहे वो सुपर कोर्स चाहे वो सुपर पैक का हो या फिर हमारा ऑफिसर्स बैच का हो। वहां पे जाकर आप सीधे एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू एनरोल करना चाहते हैं तो सिंपली व्हाट यू कैन डू, टाइप टेक्स्ट बुक ऑन गूगल। उसके बाद यू कैन सी फर्स्ट नंबर का लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, दैट इज हमारे टेक्स्ट बुक की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखिए सुपर कोचिंग ऑप्शन आप देख सकते हैं, देन स्क्रॉल इट डाउन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मल्टीपल एग्जाम वुड अपीयर। इफ यू स्क्रॉल इट डाउन यू हैव टू फाइंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। सो आफ्टर देयर you can see the RBI grade B examination, regulatory body exam, super pack, NABARD grade। आपको अलग अलग एग्जाम के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर सुपर पैक, यहां पर क्लिक करेंगे, सुपर पैक को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यू विल सी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, पर्टिकुलर कोर्स, कि व्हाट ऑल एग्जाम्स वी आर कवरिंग एंड दीज एग्जाम्स आर इंक्लूसिव। इसमें और भी एग्जाम्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ऐड किए जाएंगे। यू कैन सी द मेंटोर, यू कैन सी द डेमो क्लासेस। ठीक है, फिर आप यहाँ पे डेमो नोट्स भी देख सकते हैं, डेमो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ देम, इफ यू फील दैट यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, देन इन दैट केस आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। यू कैन सी डिफरेंट वैलिडिटी आपको दिख रही होगी। सपोज यू आर इंटरेस्टेड फॉर 12 मंथ्स के पैक के लिए, यू कैन सी द प्राइस, बट ये प्राइस आपको नहीं पे करना है। व्हाट यू हैव टू डू, आप सिंपली यहाँ पर आइए, यू कैन सी द अप्लाई कूपन ऑप्शन, इस पे क्लिक करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द कोड, जो भी कोड यहाँ पर अप्लाइड है, उसके बाद आप यहाँ पे कोड अप्लाई करेंगे प्रकाश, विच इज माई नेम, एंड थ्रू विच यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। हियर यू कैन सी यू हैव got maximum discount, and after that we will be having 3 EMI की facility, या आप लमसम भी पेमेंट कर सकते हैं। So this is how you can subscribe to our course and start your preparation for NABARD and other examination। ठीक है, so do not forget the code here through which you will get maximum discount, and also do join my telegram group। इस telegram group की हेल्प से आप मुझसे टच में रहेंगे, जो भी इश्यूज, जो भी क्वेरीज रहेंगी वो डायरेक्टली आप मुझसे डील कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। Many students are taking the advantage of this facility। So guys, this is all with respect to this video. Thank you very much for watching and listening me. I hope this was fruitful for you. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye, happy learning, bye bye, and take care guys.